हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेसन के 35वें एपिसोड में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ईंधन सेल। कुछ ही मिनटों में ईंधन सेल पूरा होने वाला है बच्चों, कुछ मिनटों में ही आपको याद हो जाएगा। बस आप पूरी वीडियो तक साथ जुड़े रहें। शुरू कर रहा हूं ईंधन सेल। ईंधन सेल जो है एक प्रकार का, हालांकि हमने जो सेल पढ़े हैं, बैटरीज पढ़ी है, वो प्राथमिक, द्वितीयक और तीसरे प्रकार के बैटरी पढ़ी है ईंधन सेल। इसका मतलब इसको प्राथमिक और द्वितीयक से अलग रखा जाता है, लेकिन फिर भी इसके ज्यादा गुण जो है वो प्राथमिक बैटरी से जुड़ते हैं, मिलते हैं, प्राथमिक बैटरी की तरह होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ईंधन सेल के अंदर ईंधन भरा जाता है। क्या होता है बच्चों? ईंधन भरा जाता है, और जब तक इसमें ईंधन भरा जाता रहेगा तब तक ये सेल काम करता रहेगा। जैसे ही ईंधन भरना बंद कर देंगे वैसे ही ये सेल काम करना बंद कर देगा। और ईंधन के रूप में इसमें क्या भरा जाता है? हाइड्रोजन गैस भरी जा सकती है, ऑक्सीजन, मेथेन, एथेनॉल, ठीक है, इस तरीके से कई प्रकार के, मेथेनॉल भी भरा जा सकता है। ये ईंधन के रूप में इस सेल में भरे जाते हैं। चलिए बच्चों, फिर आप देखो कि इस ईंधन सेल की संरचना कैसी है। ये दो बातें तो आपको ध्यान रखनी है कि प्राथमिक बैटरी की तरह व्यवहार करता है और इसमें ईंधन भरा जाता है। और एक बात और देखो कि सबसे पहले जो ये ईंधन सेल बनाया था ना, वो बेकन ने बनाया था। एक बेकन वैज्ञानिक था, उसने बनाया था, और इसलिए इस सेल को बेकन सेल भी कहते हैं। ईंधन सेल को क्या कहा जाता है बच्चों? बेकन सेल भी कहा जाता है। और जो बेकन ने जो सेल बनाया था ना, उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की थी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की थी। चलिए, इनको इसने ईंधन के रूप में काम में लिया था। ये होगी ईंधन सेल के बारे में सामान्य बातें। अब हम बात करते हैं इसकी संरचना की। संरचना देखो बच्चों, ये आपके सामने ईंधन सेल की संरचना बनी हुई है। क्या होता है कि सबसे पहले तो ये दो जो लाल कलर के मैंने दो डंडियां बना रखी हैं, ये क्या है बच्चों? ये है हमारे पास इलेक्ट्रोड है। दोनों एक जैसे ही हैं, इसलिए मैं एक तरफ ही दोनों को लिख देता हूं। ये है कार्बन के छिद्रित इलेक्ट्रोड। छिद्रित इलेक्ट्रोड, कार्बन के छिद्रित इलेक्ट्रोड का मतलब है ये कार्बन के इलेक्ट्रोड है जिसमें छेद हैं, और इनको जो है पीटी मतलब प्लेटिनम, एजी मतलब सिल्वर या कॉपर ऑक्साइड से संसेचित किया जाता है। संसेचित का मतलब है कि इसके छिद्रों में बीच बीच में ये भी भरे जाते हैं, और ये किसका काम करते हैं? उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरफ हमने कार्बन के छिद्रित इलेक्ट्रोड लगाए हैं जो कि पीटी, एजी या एयू से संसेचित हैं। ये जो इनमें हमने ये जो लगाए हैं, ये किसका काम कर रहे हैं? उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं। ठीक है, इस साइड जो ये इलेक्ट्रोड बनाया है वो है हमारे पास एनोड, और ये जो इलेक्ट्रोड बनाया है वो है हमारे पास कैथोड। ठीक है बच्चों, और इसके अंदर जो यह दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में विद्युत अपघट्य भरा जाता है। और कौन सा विद्युत अपघट्य भरा जाता है? या तो KOH या फिर इसके अंदर NaOH विद्युत अपघट्य भरा जाता है। ठीक है, तो आप दो तरीके के इस तरीके से इलेक्ट्रोड बना लोगे और बीच में द्रव भर दोगे जो क्या है? विद्युत अपघट्य KOH या NaOH। फिर आप देखें बच्चों कि इसमें एनोड की तरफ से, एनोड ये वाला है ना, इस तरफ से तो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। इसके अंदर हाइड्रोजन गैस अंदर की तरफ भरी जाती है। ये किसका काम कर रही है? ईंधन का काम कर रही है। और इधर की तरफ से, कैथोड की तरफ से O2 गैस इसके अंदर प्रवाहित की जाती है। ठीक है, इन गैसों का होता है दहन, और जो दहन ऊर्जा निकलती है उसी को ही विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, अब अभिक्रिया कैसे होती है? अभिक्रिया इस प्रकार से होती है बच्चों। तो पहले मैं लिख रहा हूं कि जो विद्युत अपघट्य होता है, मान लो मेरे पास विद्युत अपघट्य था KOH, तो ये 4KOH टूट जाता है 4K प्लस और 4
OH माइनस के अंदर। ठीक है, इसके बाद एनोड पर क्रिया क्या होती है? एनोड पर क्रिया, देखो बच्चों, एनोड पर आपको पता है ऑक्सीकरण होता है। एक बात, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं और एनोड पर कौन सी गैस प्रोवाइड कर रहे हैं? हाइड्रोजन गैस। तो कौन क्रिया करेगा? हाइड्रोजन गैस। तो मेरे पास 4 हाइड्रोजन गैस जो है इधर की तरफ जाती है और 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देती है। ठीक है, अब जब हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो ये किस प्रकार से रिएक्शन होती है कि ये जो 4 OH है ना, तो ये 4 OH माइनस के साथ रिएक्ट होते हैं। ठीक है, अब 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो क्या बनेंगे? 4 H प्लस बन जाएंगे। एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो 1 H प्लस बनता है। 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो 4 H प्लस बनेंगे और जो 4 H प्लस बनेंगे वो इन 4 OH माइनस से अभिक्रिया करके क्या बना लेंगे बच्चों? अपने पास जल बना लेंगे और क्या होगा? 2H2O बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास एनोड पर इस तरीके की क्रिया होती है कि हाइड्रोजन गैस 4 OH ग्रहण करता है, जल बनाता है और इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास यहां पर आएगा 4H2O बन जाता है। चलिए, अब आप देखो कि कैथोड पर क्रिया। कैथोड पर क्रिया, बोल दो बच्चों, कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है? अपचयन अभिक्रिया होती है। और कैथोड पर प्रवाहित कौन सी गैस की जा रही है? ऑक्सीजन गैस की जा रही है। तो ऑक्सीजन गैस जो है वो O2 गैस क्या करेगी? 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो 2O माइनस 2 बन जाएगी। ठीक है, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगी तो इधर से 2 अणु जल के भी लेगी। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन देखो, हाइड्रोजन देखो कितने हो गए? 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 ये और 2 ये, 4। तो 4H हो गए, 4O हो गए, ये चारों मिलकर के बन जाएंगे 4OH माइनस। क्या बन जाएंगे? 4OH माइनस बन जाएंगे। ठीक है, और इनकी जो नेट सेल अभिक्रिया होगी वो क्या होगी? दोनों को जोड़ देंगे तो नेट सेल अभिक्रिया आ जाएगी। आप ये देख पा रहे हैं, हाइड्रोजन एनोड पर काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके H प्लस बना रहा है, H प्लस OH माइनस से अभिक्रिया करके जल बना रहा है। ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके O माइनस 2 बना रहा है और ये माइनस 2 जल से जुड़ करके 4OH बना रहा है। दोनों को जोड़ करके आप क्या बनाओगे? नेट सेल अभिक्रिया। और नेट सेल अभिक्रिया में क्या होता है कि जो समान भाग दोनों विपरीत दिशा में होते हैं उनको काट देते हैं। जैसे 4OH इधर है, 4OH माइनस इधर है, तो इनको काट दो। ठीक है, अब इधर 4 इलेक्ट्रॉन है, इधर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको भी अपने दो काट। अब बचे क्या? इधर 2 जल के अणु है, इधर 4 जल के अणु है, तो इधर 2 काट दो तो यहां पर 2 जल के अणु बच जाएंगे। ठीक है, तो आप देखो रिएक्शन क्या बची। ये बच गया 2H2 प्लस O2 और इधर क्या बच गया? ये तो क्रियाकारक तो हो गए पूरे। उत्पाद में क्या बच गया? यहां पर कुछ नहीं बचा, बस यहां पर 2 जल के अणु बचे हैं। तो ये आपके पास नेट सेल अभिक्रिया है। इसका मतलब इसके अंदर जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करते हैं, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दहन होता है, उसी दहन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन जहां प्रवाहित की जा रही है वहां पर तो इलेक्ट्रॉन जो है वो त्यागे जा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से गति करते हुए, इस तार में गति करते हुए इस साइड से कैथोड पर आते हैं और कैथोड पर ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अंदर आते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं और एनोड पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं और इधर आकर के यहां ग्रहण किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस तार के अंदर क्या होगा? इस चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे यहां से इधर, और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से क्या उत्पन्न होती है? धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, और प्लस जो इसके अंदर वो जल बनता है वाष्प अवस्था में, गैसीय अवस्था में जल बनता है, ये जल यहां से निकाल लिया जाता है, यहां से H2O निकाला जाता है। ठीक है, ये H2O की क्या बनती है? वाष्प। क्या बनती है? वाष्प। ठीक है, बड़ी बात बता रहा हूं बच्चों, इस वाष्प को संघनित संघनित का मतलब इसको ठंडा करके H2O द्रव में बदला जा सकता है। और ये जो H2O द्रव बनता है
इसी का उपयोग, इस H2O द्रव का उपयोग अपोलो अभियान जो मतलब चंद्रयान गया था, चंद्रमा पर पहला जो यान गया था वो अपोलो यान गया था। उस अपोलो यान में जो अंतरिक्ष यात्रियों ने पीने के जल का जो उपयोग किया था वो इसी जल का उपयोग किया था। मतलब उस यान में जो सेल लगाया गया था, कौन सा लगाया गया था? ईंधन सेल। और इस ईंधन सेल से विद्युत आपूर्ति प्राप्त की जाती थी और इसी से जल वाष्प उत्पन्न होती थी, जिसको संघनित करके जल द्रव में बदला और उसी का उपयोग अपोलो अभियान के जो यात्री थे उन्होंने उस जल को पीने के रूप में काम में लिया। ठीक है, तो आपको प्रश्न आ सकता है कि अपोलो अभियान में प्रयुक्त सेल कौन सा था? तो आपका आंसर क्या होगा? ईंधन सेल था। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये नेट सेल अभिक्रिया हो जाएगी। ये आपके पास ईंधन सेल हो गया कंप्लीट, लेकिन मैं कुछ बातें इसके बारे में विशेष बताता हूं। एक बात तो ये कि इस ईंधन सेल की विशेषताएं क्या है। अक्सर 12वीं में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ईंधन सेल की विशेषताएं लिखें। तो ईंधन सेल, इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि ये प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता। क्या नहीं करता बच्चों? प्रदूषण रहित सेल है, ये प्रदूषण नहीं करता। ठीक है, और दूसरा जो है ईंधन सेल जो है इसकी दक्षता उच्च होती है। दक्षता उच्च होती है मतलब ये अधिक समय तक कार्य करने में समर्थ है। जितने लंबे समय तक इसके अंदर H2O2 डालते जाओगे उतने लंबे समय तक ये कार्य करता रहेगा। ठीक है, पहले तो एक तो ये देखो, ये दक्षता वाला कहानी अलग है। ये तीसरा पॉइंट क्या है कि ये लंबे समय तक कार्य कर सकता है, लंबे समय तक कार्य कर सकता है। ठीक है, और दक्षता उच्च होने का मतलब है कि ये जो है अपनी अधिकांश दहन ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और इसकी दक्षता का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं अपने। दक्षता का सूत्र होता है नीटा बराबर डेल्टा जी बटा में डेल्टा एच। डेल्टा एच दहन की एंथैल्पी है, डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा है। ठीक है, और गिब्स मुक्त ऊर्जा को आपको पता है कि आप क्या लिख सकते हो? NFE, और डेल्टा एच तो डेल्टा एच है ही, तो आप जो दक्षता का सूत्र ये भी लिख सकते हो, डेल्टा जी इक्वल टू नीटा इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन में डेल्टा एच, या डेल्टा जी होता है माइनस NFE। ठीक है, तो आपके पास ये बड़ा सूत्र भी हो सकता है। ये दक्षता का सूत्र है। नीटा क्या होती है? दक्षता। दक्षता का मतलब है कि कितना जो है वो ईंधन आप डालोगे तो कितनी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो ये अधिकांश विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। लगभग 75% से लेकर के 80% तक इसकी दक्षता रहती है। ठीक है, तो ये दक्षता ज्ञात करने का सूत्र भी आपको दे रखा है। तो ये बात हुई बच्चों ईंधन सेल के बारे में। बिल्कुल आसान है, बस आपके सामने जो लिखा हुआ है इसी का लो स्क्रीनशॉट, यही आपका ईंधन सेल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है बच्चों। अब आपकी बैटरीज हो गई हैं कंप्लीट, और कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक होगा जिसका नाम है संक्षारण, और इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाएगी खत्म। ओके बच्चों, गुड लक, पढ़ते रहो।